नोटों का ढेर मिला है। ईडी की टीम ने कई जगहों पर छापेमारी में 20 करोड़ रुपए से अधिक बरामद किए हैं। कांग्रेस नेता और झारखंड सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के सहायक जहांगीर आलम के घर से ये कैश मिला है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नोटों की गिनती के लिए मशीन की मदद ली जा रही है। आपको जानकारी दे दें कि ईडी की टीम ने यह कार्रवाई ग्रामीण विकास विभाग के तत्कालीन मुख्य अभियंता वीरेंद्र के राम के मामले में की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फरवरी 2023 में वीरेंद्र के राम की गिरफ्तारी हुई थी। ग्रामीण विकास विभाग की कुछ योजनाओं में अनियमितता के मामले में वीरेंद्र के राम की गिरफ्तारी हुई थी। तो फिलहाल कैश की गिनती लगातार की जा रही है। अभी तक जानकारी सामने आई है कि 20 करोड़ से ऊपर का कैश बरामद कर लिया गया है। अभी भी जो है कैश की गिनती हो रही है। और आज की सबसे बड़ी खबर है, चुनाव इस वक्त चल रहा है और उस बीच ये कैश का बरामद होना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। 20 करोड़ से अधिक का कैश है ये, और अभी भी इनकी गिनती लगातार की जा रही है। सबसे बड़ी कार्रवाई, हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरीके से मंत्री के करीबियों के घर से कैश बरामद हुआ हो। इससे पहले भी कई ऐसे मामले निकलकर सामने आ चुके हैं जहां पर भारी मात्रा में कैश की बरामदगी की गई है। तो फिलहाल पूरी सुरक्षा के बीच ये कैश की गिनती लगातार की जा रही है। हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 1 और पार्ट 2 के करप्शन की अनंत कथा जो है गाथा, वो समाप्ति होने का नाम नहीं लेती। कभी कांग्रेस के सांसद के यहाँ 350 करोड़ मिलते, कभी इनके माइनिंग सचिव के यहाँ 20 करोड़ मिलते, पंकज मिश्रा के एसोसिएट्स के यहाँ 10 करोड़ से ज़्यादा मिलते हैं। तो अब एक मंत्री के पीए के यहाँ से 20 करोड़ रुपए बरामदगी की सूचना मीडिया में आ रही है और अभी भी गिनती जारी है। तो हमारी मांग है कि जिस मंत्री के वो पीए हैं आलमगीर आलम से भी पूछताछ होनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन को इस बात की जाँच करनी चाहिए। देखिए, गर्मी आते ही आग की घटनाएं बढ़नी शुरू हो गई हैं। दिल्ली और गाजियाबाद से आग की भयंकर तस्वीरें आई है और आपको हम दिखाते हैं वो दो अलग अलग तस्वीरें। पहली तस्वीर दिल्ली के नरेला से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है और आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। दूसरी तस्वीर यूपी के गाजियाबाद की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कूलिंग टावर्स कंपनी में आग लग गई है। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। घटना थाना लिंक रोड क्षेत्र के महाराजपुर की है। और अब जयपुर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में लापरवाही बरतने पर एक्शन लिया गया है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राजीव बगरहट्टा से इस्तीफा मांगा गया है। एसएमएस अस्पताल अधीक्षक अचल शर्मा ने यह इस्तीफा मांगा है। RUHSBC डॉक्टर सुधीर भंडारी से मांगा गया इस्तीफा। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ने मांगा इस्तीफा। किसी भी वक्त आ सकती है जांच कमेटी की रिपोर्ट। तो एसएमएस अस्पताल का सबसे बड़ा मामला है ये, ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मामला। एसएमएस अस्पताल अधीक्षक अचल शर्मा से इस्तीफा मांगा गया है और RUHSBC डॉक्टर सुधीर भंडारी से भी इस्तीफा मांगा गया है और ये सभी इस्तीफे चिकित्सा मंत्री ने मांगे हैं। सौरभ संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है। सौरभ, ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में ये बड़ी खबर आ रही है, इस्तीफे मांगे गए हैं, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए पिछले 1 महीने से लगातार इस मामले में नए नए खुलासे जो है, इसमें सबसे कमेटी है जो सौरभ, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में जब से खुलासा हुआ है इस पूरे मामले का, तब से लगातार कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए इस पूरे मामले में नए नए अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं। इस मामले में अब तक कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हो गई है और यहां तक कि इसका कनेक्शन सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी सामने आया है। बांग्लादेश में रह रहे कई लोगों के ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए गए हैं। फर्जी एनओसी मामले में ये लापरवाही बरतने पर अब एक्शन लिया जा रहा है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर संजीव से इस्तीफा मांगा गया है। एसएमएस अस्पताल अधीक्षक अचल शर्मा से भी इस्तीफा मांगा गया है और इसी के साथ ही RUHSBC डॉक्टर सुधीर भंडारी से भी इस्तीफा मांगा गया और ये सभी इस्तीफे मांगे हैं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ने। तो फिलहाल इस पूरे मामले पर लगातार जांच की जा रही है और किसी भी वक्त जो है जांच कमेटी की रिपोर्ट सामने आ सकती है। रिपोर्ट सामने आने के बाद और भी इस पूरे मामले पर एक्शन लिए जा सकते हैं। अब देखना होगा किस किस तक ये गाज गिरती है और क्या सिर्फ एसएमएस अस्पताल ही इसमें दोषी है या फिर और भी ऐसे अस्पताल है जिनका नाम इसमें सामने आ सकता है, इस पर भी पड़ताल की जाएगी। सौरभ से एक बार फिर जानकारी ले लेते हैं। सौरभ, आपके पास क्या अपडेट है ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में? देखिए, जिस प्रकार से पिछले 1 महीने से इस मामले में
कार्रवाई का इंतजार जो है वो किया जा रहा था। और फर्जी एनओसी के मामले में कई स्तर पर जो है वो चूक हुई है, लापरवाही जो है वो बरती गई है। इस मामले में जांच कमेटी का भी गठन जो है वो किया गया था, लेकिन प्रारंभिक रूप से जो इस प्रकार से जानकारी मिल रही है कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव बगरट्टा, एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक, चूंकि दोनों ही जो है वो अप्रूवल कमेटी में हैं। इसके अलावा आईयूएचएस के वीसी डॉक्टर सुधीर भंडारी, चूंकि उनके पास सोटो का जो इस पूरे को अपडेट करते हैं, उनके पास भी एक तरह से उनकी भी कोई जिम्मेदारी जो है वो बनती है। तो इस मामले में अब जाकर जो है वो राज्य सरकार ने एक्शन लेने का मन जो है वो बना लिया है और तीनों से ही इस्तीफे जो है वो मांग लिए गए। तो ये इस वक्त बहुत बड़ी खबर है कि तीनों से ही इस्तीफे जो है वो मांग लिए गए हैं। लापरवाही जो है वो साफ तौर पर नजर आई थी क्योंकि बैठक लेना इनका काम था और बैठक जो है वो पिछले 1 साल के दौरान जो है वो नहीं हुई और इस दौरान सैकड़ों फर्जी एनओसी के जरिए ट्रांसप्लांट जो है वो हो गए। चूंकि चुनाव चल रहे थे, आचार संहिता भी अभी चल रही है, लेकिन अब जाकर जो है वो बड़ा एक्शन जो है वो लिया गया है। चिकित्सा मंत्री ने इस मामले में पूरी रिपोर्ट ली और उसके बाद इन तीनों से ही जो है वो इस्तीफे मांग लिए गए हैं। तो अब ये किसी भी वक्त इनके इस्तीफे भी हो सकते हैं। साथ ही जांच कमेटी जो लगातार इस मामले में जांच कर रही थी, उसको 1 महीना जो है वो पूरा हो गया था। तो ऐसा माना जा रहा है कि आज जो है वो जांच कमेटी की रिपोर्ट भी जो है वो सामने आ सकती है। तो अब एक्शन का दौर जो है वो शुरू हो चुका है और अब ये भी कहा जा सकता है कि इस मामले में और भी गिरफ्तारियां जो है वो हो सकती है। तो अब लगातार जिस प्रकार से मामला इतने दिनों से खींचा जा रहा था और कार्रवाई जो है वो नहीं हो रही थी, लेकिन अब जाकर कार्रवाइयों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। जी ठीक है सौरभ, एक जानकारी और दीजिएगा क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि किसी भी वक्त जो जांच रिपोर्ट है वो भी आ सकती है। इसको लेकर क्या जानकारी है? उस रिपोर्ट में किन किन बातों का खुलासा हो सकता है जो अहम कड़ी और हो सकता है इस खबर के लिए? देखिए, 3 अप्रैल को जो है वो राज्य सरकार ने कमेटी का गठन किया था। चिकित्सा शिक्षा आयुक्त डॉक्टर इकबाल के नेतृत्व में कमेटी 6 सदस्यीय कमेटी का गठन जो है किया गया था। कमेटी ने ये जांचा है कि तमाम जो अस्पताल हैं जिनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है उनके दस्तावेज जो है वो खंगालने की कोशिश जो है वो। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। पीओके को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि पीओके पर भारत अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा और पीओके पर बलपूर्वक कब्जा करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि एक दिन पीओके के लोग खुद भारत में शामिल हो जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। पीओके पर राजनाथ सिंह का बड़ा दावा। पीओके पर बलपूर्वक कब्जा करने की जरूरत नहीं, पीओके के लोग खुद भारत में शामिल होंगे। राजनाथ के बयान पर विपक्ष का पाकिस्तान वाला राग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ साफ 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। जिस पीओके को पाकिस्तान ने धोखे से लिया है वो एक दिन भारत का अभिन्न हिस्सा होकर रहेगा। राजनाथ सिंह ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में यह भी कहा कि कश्मीर का विकास देखकर पीओके के लोग खुद भारत के साथ शामिल हो जाएंगे। पीओके पर राजनाथ सिंह का बयान। पीओके पर भारत अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा। पीओके पर बलपूर्वक कब्जा करने की जरूरत नहीं है। कश्मीर का विकास देखकर पीओके के लोग भारत में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री ने जैसे ही पीओके पर अपनी नीति एक बार फिर साफ की, विपक्ष के लोग आग बबूला हो गए। वो पाकिस्तान की बोली बोलने लगे। फारूक अब्दुल्ला ने राजनाथ सिंह को पाकिस्तान के परमाणु बम की धमकी देने लगे। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, ये याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। रोका किसने उनको? किसने रोका? आपने कहीं पे किसी से ये कहते हुए सुना कि मत लाइए जनाब, हम कौन है रोकने वाले? लेकिन जो हिस्सा उनके पास पहले है
उसको तो ठीक करें। यहाँ के हालात सबको मालूम है, यहाँ संभलता नहीं, जो अभी आपके पास है नहीं उसको लेने चले। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का समर्थन किया और दो टूक कहा कि पूरे देश को पता है कि पीओके पर पाकिस्तान ने कैसे कब्जा किया है। मोदी सरकार की कश्मीर नीति से साफ है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और वो इसे लेकर रहेंगे। लेकिन विपक्ष की वोट नीति कहें या पाकिस्तान के लिए प्रेम, जैसे ही पीएम मोदी रक्षा मंत्री पाकिस्तान को निशाने पर लेते हैं, पीओके को भारत में मिलाने की बात करते हैं, विपक्ष हमलावर हो जाता है। यही वजह है कि पिछले 10 सालों में हुए वोट युद्ध को विपक्षी खेमा जीत नहीं पाया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हमला करने वाले आतंकियों को खोजने के लिए सर्च ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है। आतंकियों से बदला लेने के लिए सेना से लेकर पुलिस और अर्धसैनिक बल ने जमीन से लेकर आसमान तक एक कर दिया है। एक तरफ पहाड़ हैं, घने जंगल है, जहां पर सर्च ऑपरेशन चलाकर छिपे हुए आतंकवादियों की तलाश की जा रही है, तो दूसरी तरफ पुलिस ने आतंकियों के एक मददगार को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इस मददगार पर आतंकियों को पनाह देने और उन्हें खाना खिलाने का आरोप है। बताया गया है कि इस मददगार ने पूछताछ में कई राज उगले हैं और इसके अलावा हमले वाली जगह के आसपास रहने वाले 6 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। शक जताया जा रहा है कि इन लोगों ने आतंकियों की मदद की थी। और इधर पुंछ में हुए आतंकी हमले पर सियासत भी जोर शोर से हो रही है। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बयान के बाद सियासी घमासान और तेज हो गया है। चन्नी के स्टंट वाले बयान को बीजेपी ने आड़े हाथों लिया है और उल्टा कांग्रेस को ही आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया है। पुंछ में हुए आतंकी हमले पर सियासत, ये स्टंटबाजी हो रही है। सेना के अपमान पर बीजेपी की कांग्रेस पर स्ट्राइक। और जब एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक भारत के सैनिकों ने की तो उसके लिए कांग्रेस और विपक्ष के लोग कहते रहे कि फर्जी एयर स्ट्राइक है। आखिर आतंकवाद पर वोट पॉलिटिक्स कब तक? आतंक के खिलाफ एयर स्ट्राइक हो या फिर उरी हमले के बाद की गई सर्जिकल स्ट्राइक, विपक्ष दोनों ही मामलों में सवाल खड़े करता रहा है और अब पुंछ में हुए आतंकी हमले पर भी विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पुंछ में हुए आतंकी हमलों को एक स्टंट करार दिया और कहा कि पिछली बार भी ऐसा ही स्टंट किया गया था। कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना ये बीजेपी को आता है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री के बयान को बीजेपी ने आड़े हाथों लिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर सेना का अपमान करने का आरोप लगाया। 1962 का युद्ध, 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, क्या ये कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए करवाए थे? इससे घटिया बयान जिसपे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए, सोनिया जी और राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। हमारी सेना का अपमान करते हैं। अरे जब अतिक्रमण करने का प्रयास चीन ने किया डोकलाम में, तब हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। तब राहुल गांधी जी कहां थे? चीन के डिप्लोमेट्स के साथ बंद कमरे में न जाने क्या क्या तैयारी कर रहे थे, देश को बताएं क्या कर रहे थे। और जब एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक भारत के सैनिकों ने की तो उसके लिए कांग्रेस और विपक्ष के लोग कहते रहे कि फर्जी एयर स्ट्राइक है। एक तरफ अनुराग ठाकुर ने सेना के अपमान के लिए कांग्रेस को घेरा तो दूसरी ओर फारूक अब्दुल्ला ने पुंछ हमले के लिए केंद्र सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए। 370 नहीं है, आतंकवाद है या नहीं है, इसका जवाब आप होम मिनिस्टर से पूछिए। जंग के बगैर रास्ता बातचीत का है। जब ये चीन से जो हमारे 2000 कनालों पे बैठा हुआ है
चीन से 19 दफा ये बात कर सकते हैं और चीन हिल नहीं रहा है बल्कि आगे आ रहा है। कि उनसे बात क्यों नहीं कर सकते? क्या ये मारना दौड़ना बंद हो जाए और हम अमन से रह सके? वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए सीधे तौर पर कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। कांग्रेस हमेशा से आतंकवादियों की समर्थक रही है। इनके बड़े नेता पाकिस्तान में जाकर के और दूसरे देशों में जाकर के खालिस्तान या दूसरे आंदोलनों का समर्थन करते हैं। पंजाब में को बर्बाद करने वाले ये लोग हैं। आप अपने में रहिए। पुंछ के बारे में क्या आपको पता है? कभी जाकर के देखा भी है ग्राउंड पर किस प्रकार से हमारे जवान वहां पर काम कर रहे हैं? लोकसभा चुनाव के सियासी रण में हर मुद्दे उछाले जा रहे हैं और उनका मकसद एक ही है, किसी भी तरह से वोट हासिल करना। लेकिन जिस तरह से पुंछ में हुए आतंकी हमले का मुद्दा उछाला गया है, उससे हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर देश की सुरक्षा और आतंकवाद जैसे गंभीर मसलों पर सियासत कब तक होती रहेगी? जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल ने बड़ी कार्रवाई की है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। शक है कि ये दोनों आतंकवादी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। उत्तर प्रदेश के अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर हंगामा और तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर खड़े कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई और जमकर हंगामा भी किया गया है। कांग्रेस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं और अमेठी के लोगों पर भी जानलेवा हमला होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने पुलिस और प्रशासन पर भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। अमेठी में कांग्रेस ने सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधि रहे किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला बीजेपी की सीनियर नेता स्मृति ईरानी से है। वहीं अमेठी में हुए इस हंगामे पर बीजेपी ने भी हमला बोला है। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने इसे कांग्रेस की डर्टी ट्रिक बताया है और कहा कि कांग्रेस झूठे आरोप लगा रही है। कांग्रेस पार्टी जानती है कि इस बार अमेठी का चुनाव उनके लिए बहुत मुश्किल है। इसी मुश्किलों को पहचान करके अमेठी छोड़ करके रायबरेली युवराज जा चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में अमेठी कैसे जीती जा सके, हर प्रकार के डर्टी ट्रिक्स अपनाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी सहानुभूति बटोरने का ये जो झूठा स्वांग रच रही है ना, ये बहुत महंगा पड़ेगा। ये लोकतंत्र का उत्सव है। लोकतंत्र के उत्सव में हिंसा का कोई स्थान नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव आयोग से मांग करती है कि इस पूरे मामले में कठोरता से कार्रवाई की जाए, बारीकी से जांच की जाए और किन लोगों ने गाड़ियां तोड़ी है उनके नाम जरूर सार्वजनिक किए जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय के विवादास्पद बयान पर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से विजय वडेट्टीवार के खिलाफ लिखित शिकायत की है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इसके साथ ही विजय के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की भी मांग की है। कांग्रेस नेता विजय ने शहीद हेमंत करकरे पर विवादास्पद बयान दिया था। जो शख्स इस बार एक पहला बयान देते हैं कि उज्जवल निकम देशद्रोही है और उसके लिए आधार लेते हैं कि जो जिनको शहादत मिली हमारे पुलिस ऑफिसर करकरे जी की, वो कसाब या अबू इस्माइल की गोली से नहीं मरे। किताब जो सच मान के चलता है उसके आधार पर बेबुनियाद आरोप करना, यानी इसका मतलब है आप जो जिनको करकरे जी की इंसल्ट नहीं तो तोहिम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा से पहले यूपी में हरदोई के पचदेवरा में 3 हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया है। बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर जांच की। हरदोई के एडिशनल एसपी नृपेंद्र ने हैंड ग्रेनेड को पुराना और निष्क्रिय बताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा यहीं से महज 15 किलोमीटर दूर शाहबाद में दोपहर 1:40 पर होनी है और सभा से कुछ घंटे पहले ही हैंड ग्रेनेड मिलने से सनसनी फैल गई है। कुछ बच्चे खेल रहे थे, तभी उन्हें एक टीन दिखाई दिया जो कि मिट्टी में दबा हुआ था। उसको टीन को डब्बे को जब बाहर बच्चों द्वारा निकाला गया तो उसमें 3 ग्रेनेड नुमा वस्तु मिली और इस पर बच्चों द्वारा अपने माता पिता को बताया गया
और परिजनों द्वारा तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद उनकी सूचना पर बीडीएस टीम को मौके पर भेजा गया। उनके द्वारा जब इस ग्रेनेड की जांच की गई तो ये ग्रेनेड लगभग 8 से 10 साल पुराना बताया गया। बाबा बर्फानी के धाम की इस वर्ष की पहली तस्वीर सामने आई है। श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी विराजमान हो गए हैं। पवित्र गुफा के चारों ओर बर्फ जमी हुई है। हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। बाबा बर्फानी के यात्रा मार्ग को सुचारू बनाने के लिए कार्य जारी है। इस बार यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है। यात्रा के लिए 20 दिन में 2,38,000 शिव भक्तों ने ऑफलाइन और ऑनलाइन अग्रिम यात्री पंजीकरण करवा लिया है। पहली तस्वीर, पहली झलक बाबा बर्फानी धाम की आपको दिखा रहे हैं। पवित्र गुफा के चारों ओर बर्फ इस वक्त जमी हुई है और जो यात्रा का मार्ग है उसे भी सही करने का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। आपको बता दें कि जून से ये यात्रा शुरू हो रही है।